तो बेटा हम लोगों ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लो अच्छे से। और फिर मैं आपको अपने बता रहा हूँ, करो रिवाइज जल्दी से। कोई डाउट है आप लोगों का बताओ। बच्चे लग रहा है कम क्यों हो रहा है भाई, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अब तो आपका एग्जाम करीब आ रहा है ना, थोड़ी मेहनत करो अच्छे से। आज नहीं, आपका होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ तो बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हम बात करें हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू WHO अगर कोई भी पर्सन मेंटली, सोशली, फिजिकली और रिप्रोडक्टिवली सोशल वेलबींग होना चाहिए, हर टाइप से वेलबींग होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हेल्थी पर्सन है। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कोई डिजीज फ्री कंडीशन में है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हेल्थी है, नहीं। मेंटली भी सही होना चाहिए, मेंटली हाँ भाई मानसिक, फिजिकली भी सही होना चाहिए और सोशली भी अच्छा होना चाहिए और इमोशनली भी ठीक ठाक हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो कैसा है, हेल्थी पर्सन है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या समझते हैं, मेन इस चैप्टर में समझते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक पॉपुलेशन आपको बताया इंडिया की तेजी से बढ़ी है, अब तो नंबर 1 पे हम लोग आ गए हैं, और इतना तेजी से बढ़ा है, उसका रीजन क्या है। तो मैंने कल आपको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है फ्यूचर में, और ये एक सबसे बड़ा टास्क है हम लोगों के आगे कि कैसे न कैसे पॉपुलेशन कम हो, कम से कम कांस्टेंट तो रहे, इससे ज़्यादा ना हो, वरना आने वाले टाइम में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना, भुखमरी, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इस लेवल पे हो जाएंगी कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। आज आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कितने ज़्यादा, अब तो देखो एक मैं अगर बात करूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, किसी की जिम्मेदारी पर एक पर्सन की नहीं है, सभी लोगों को सोचना पड़ेगा भाई ये कहाँ से आएगा ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हमें आगे लाना पड़ेगा कि भाई शिक्षित लोग ज़्यादा हों, जिससे समझ पाए चीज़ों को। अगर कोई शिक्षित होता है तो अपने बच्चों को भी चाहता है कि वो शिक्षित ही बने, वो क्यों चाहेगा कि वो उधर पे हराना जाए, वो सोचेगा पढ़ाएं उन बच्चों को। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम समझाएं लोगों को कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। लोगों का बहुत पहले लोगों का मानना ये था कि बड़ा परिवार है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा लेके आएंगे घर में, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा लोग होंगे तो परिवार वो दुखी रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें रीजन ऐसे रहेंगे कि वहाँ प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका रीजन क्या था कि पॉपुलेशन की तरफ से बढ़ी इतनी ज़्यादा, क्या रीजन था। तो मैंने पहला तो रीजन आपको बताया था कि उस टाइम पे जब हम स्टार्टिंग की बात करें, अगर हम देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात करें, तो लोग अशिक्षित थे, वो चीज़ों को समझते नहीं थे, समझते कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका क्या प्रॉब्लम होगी। दूसरा पहले बहुत सारे मिथ भी थे, मिथ का मतलब समझ रहे हो आप, आपने बहुत सारे मिथ सुने होंगे कि अगर लड़की है तो एक लड़का होना बहुत जरूरी है, अगर एक लड़का नहीं होगा तो पता नहीं क्या नहीं होगा, है ना, कहते नहीं है घर का अगले बढ़ाएगा, वो ऐसा बोलते थे, वंश को बढ़ाएगा। भाई लड़कियां नहीं बढ़ाएंगे वंश को। दूसरा क्या है दूसरा क्या है, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन था। दूसरा अनइक्वलिटी थी मेल और फीमेल में, मेल को ज्यादा वैल्यू देते थे और फीमेल्स को कम। जब लोगों ने इक्वलिटी को समझा कि मेल फीमेल्स अनइक्वल नहीं होते, इक्वली होते हैं, जितना आप एक पढ़ाने में मेहनत करते हो एक लड़के को, उतनी जितना हम लोग मेहनत करते हैं लड़के को पढ़ाने में, उतनी मेहनत करनी चाहिए लड़की को पढ़ाने में। आपको पता है आजकल लड़कियां कहाँ जा रही हैं भाई, MBBS कर रही हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में बहुत आगे जा रही हैं। तो फिर क्या हुआ, लड़का है तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरा बात ये है भाई, ये कहाँ पे लिखा है कि लड़का होगा तो सब कुछ ठीक होगा। भाई किसी लड़के ऐसे होते हैं वो अपने मम्मी पापा वाले देते हैं, मारते बड़े होके, जब बड़े जाते हैं उनको घर से निकाल देते हैं। अगर कोई लड़की है मान लिया, और क्या वो अपना घर नहीं चला सकती, क्या चला सकती है आराम से। तो ये सब चीजें हमें जी कमाई एक, जब लोग एजुकेट हुए, लोगों ने समझा कि अगर छोटा परिवार है तो वो सुखी परिवार है। दूसरा तीसरा मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं पहले का एक ये भी बात थी कि बहुत कम एज में शादी हो जाती थी। अब किसी की 14-15 साल में एज में शादी हो गई तो वो क्या करे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, बच्चे हो रहे थे बहुत सारे, और उनको पता नहीं था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम कैसे रोकें। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के बहुत सारे मेथड होते हैं जो लोगों को नहीं पता थे।
हालांकि अगर देखो, मैंने अब बहुत ऐसे केस सुने हैं, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि मैं बोल सकता हूँ ये कि कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ये मानना होता है, बेटा बोलो मत, आप लोग बातें बोल रहे हो पीछे। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं ये हो गया, पता नहीं कैसे बच्चा हो गया, या फिर बोलते हैं नहीं कि भाई हम क्या करें, हमारा क्या रोल है इसमें, तो रोल तो हमारा ही है, क्या करके रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लेवल पे थी। तो हल्के हल्के लोग समझदार हुए, पढ़ लिखे हुए, और उसके बाद लोगों ने समझा कि पहले लोगों का मानना था कि साइंस हमारा इतना आगे नहीं गया था, तो खेती कौन करेगा, कम बच्चे होंगे, कम बच्चे होंगे। पहले मैंने बहुत एक केस सुना है कि अगर एक बच्चा होगा तो उसको दबा लेंगे, दबा लेंगे का मतलब उसका वैल्यू कम रहेगा गाँव में, जगह 4 लड़के हैं बहुत वैल्यू रहेगा। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, जिसका एक लड़का है वो खुशी से जिंदगी जी रहा है अपनी आराम से, और जिसके 4 हैं वो और खेती कर रहे हैं, उसी घर में मजदूरी कर रहे हैं, जिसका एक है, समझ रहे हो। तो ये उल्टा हो गया। आपको पता है शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, आपको पता है कितना ज्यादा चीजें सब महंगी हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो गई हैं। एक बच्चे को पढ़ाने में आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, किसी के 5-6 बच्चे कैसे पढ़ा पाएगा। दूसरा, कपड़े महंगे हो गए, खाना महंगा हो गया है, सही है। एक रहने के लिए घर बनवाना एक आदमी के लिए कितना बड़ा मुश्किल काम है, आप लोग समझ सकते हो। और अगर किसी के ज्यादा बच्चे होंगे, उसकी आय कम होगी तो वो क्या करे। पहले काम चल जाता था, पहले मैंने देखा है कि एक शर्ट लिए बड़े भाई ने, उसने पहनी, उसके बाद उसके छोटे भाई ने पहन ली, जब वो बड़ा हो गया तो उसके वो छोटा वाला बड़ा हुआ तो उसके छोटे भाई ने पहन ली वही शर्ट। और ये नहीं कहता था कोई भाई कि मैं नहीं पहनूंगा, उन्हें पता है कि शर्ट कम है तो पहननी पड़ेगी। दूसरा क्या है, आजकल ऐसा नहीं है, अगर 4 भाई 4 भाई अलग कपड़े पहनेंगे, अलग अलग खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टाइलिश बना गया। ऐसे टाइम पे अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको हम कैसे पालें और कैसे बड़ा करें, ये बहुत बड़ा टास्क है। और मैं ऐसे बोलूंगा कि पहले लोगों का ये मानना था कि अगर बच्चा शिक्षित नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, उन्हें लग रहा है खेती कर लेगा। लेकिन अब किसी भी पर्सन के लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें अगर हम समझाएंगे तभी हम कर सकते हैं पॉपुलेशन को कम। तो और इसके बाद एक मैं और बताऊंगा आपको कि लोगों के बीच ये मानना था कि अगर किसी के 4 बच्चे हुए तो उन्हें लगता था कि अगर कोई डिजीज आ गई तो 2-3 खत्म हो जाएंगे और बचेगा कितना, 1। ये मैं बोलूंगा 70% लोगों का ऐसा मानना था कि अगर किसी का 1 लड़का है तो वो 2 लड़के करते थे, इसलिए एक अगर चला जाए बीमारी में तो 1 तो बचा रहेगा, ऐसा लोग बहुत मानते थे। या किसी के 5-6 बच्चे हुए तो उसमें 2-3 खत्म हो गए, ये भी मानना था लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई भी बीमारी आएगी, अगर 1 बच्चा है तो वो भी सर्वाइव कर जाएगा और वो लास्ट तक सही बना रहेगा। ये भी एक रीजन है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी, अस्पताल बहुत सारे हो गए, तो जिससे क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को यकीन होगा कि अगर 1 बच्चा भी है तो वो भी खूब सर्वाइव करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जाना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, हमारी साइंस इतना आगे पहुंच गई, हमारे पास इतने ज्यादा साधन हो गए कि अब एक व्यक्ति भी है तो वो आराम से अपनी लाइफ को बिना किसी प्रॉब्लम के गुजार लेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको पता चोरी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा लोग गरीब जीते थे गांव के लोग, तो लगता था ज्यादा लोग होंगे तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो ये सब चीजें थी, अगर इन सबको मैं मिला के कहूँ तो पॉपुलेशन एक से बढ़ा। लेकिन अब जाके मुझे लग रहा है कांस्टेंट हो गया, अब लोग समझदार हो गए, जो ज्यादा बच्चे कर रहे हैं उनको बेवकूफ समझते हैं, है ना। और लोग खुद से समझदार हो गए हैं, जैसे किसी से कहना नहीं तो 3 लड़के करो, वो कहेगा मरवा देगा क्या एक ही रहने दे, ठीक है। और पहले लोग सलाह देते थे कि अरे तुम्हारा 1 बच्चा है, 1 नहीं 3 करो, 2 करो, 4 करो, ऐसे लोगों को चढ़ा के लो 4 कर लिए। अब उनको पाले पोसे कौन पढ़ाए, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने तो कर ली दूसरे कहने से। लेकिन अब अगर कोई कह देगा कि ऐसा करो 2 लड़के कर लो तो कहेगा अच्छा चढ़ा रहा है मुझे, मतलब हम लोग नहीं मानते ये बात ना। तो ये सब चीजें चेंज रही हैं। दूसरा मुझे लगता है कि अब एक डायलॉग भी है ना, बच्चा एक अच्छा, एक तो अच्छा नहीं 2 अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें सुधार हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कल यही पढ़ रहे थे लगातार, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, मतलब उनको उनसे कैसे यूज कर सकते हैं उनसे, और कैसे जनसंख्या बढ़ाने से बच सकते हैं। तो वो सब हम चीज समझेंगे आज।
तो स्टार्ट करें फिर। तो यहाँ पे तो पढ़ने के लिए है, कोई ऐसा चीज नहीं जो मैं आपको अलग समझाऊं। तो किताब निकालो आपको। और बेटा इसके बाद फिर जेनेटिक स्टार्ट होगा, तो फिर आप लोग ध्यान रखना, आपको पर डे आना है और उसके बाद आपको अच्छी सी चीजों को समझना है। किसकी सिगरेट नहीं आ रही है? ये मुझे लग रहा है इधर से आ रही है शायद। कोई नहीं है। यहाँ से कैसे आती है सिगरेट? मैं पीता सुनना है यहाँ पे, कोई पीता है क्या? अभी तो पी के भी नहीं आए होंगे। जो पीता होगा वो बता देगा सर, जो पीता होगा बताएगा नहीं, लेकिन अगर पी के भी आया होगा तो उसको उधर से आते होंगे। अभी कोई बाहर तो आया नहीं है। कौन आया है? सामने से आ रहे हैं। अरे बाहर तो तुम्हारे तो पी के ये थोड़ी कह रहा हूँ, आप ही आए बाहर से। मैं तो अभी सुना है आधे घंटे का आया हूँ, अगर 30 मिनट का आया हूँ। हाँ तो भाई 30 मिनट से आ रहे हैं। तो नहीं इसमें अगर सिगरेट की होती तो वो 2-4 मिनट आती है, इस बार नहीं आती है। सही है, तो 30 मिनट तो बहुत हो गया। सर को एक्सपीरियंस। हाँ बहुत एक्सपीरियंस है। एक्चुअली क्यों नहीं हटी और नहीं क्या दिक्कत रही? मुझे लगता है एक हम लोग खाली एक पक्ष से सोचते हैं। जैसे अगर मान लो मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये चीज अच्छी होती है, मैं आपको एक बहुत अच्छे समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे ड्रग्स और एल्कोहल के बारे में सब कुछ कारण लिखा हुआ है। आप लोग ये क्यों मान लेते हो कि अगर कोई पर्सन एक पर्सन है वो करता है सिगरेट पीता है, मान लिया एक बी पर्सन है वो नहीं करता है, तो हम किस बेस पे माने कि ए पर्सन बेकार है वो करता है और बी पर्सन नहीं करता है वो बहुत अच्छा है? खाली इस बेस पे? ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको हजारों एग्जांपल दिखा दूंगा जो अगर कोई इसमें मान लिया करता है थोड़ी बहुत तो बहुत बेटर लाइफ जी रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन बता रहा हूँ मैं कि उसको बहुत नॉलेज भी होगी और बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, वो बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। और एक कुछ नहीं करता है तो वो चूतिया हो सकता है। उसमें कौन सी बात है कि नहीं करना हो, करने में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो अच्छा है बेकार है। भाई अच्छा बेकार तो हम उस कर्म से करेंगे ना कि वो कर्म क्या करता है, इससे डिसाइड नहीं करेंगे कि वो ये करता है तो बेकार हो गया। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन लोगों का ये मानना रहता है कि अगर हम नहीं करते तो हम बहुत चमक रहे हैं, लाइट मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम कर क्या रहे हो वो वैल्यू करता है ना कि। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ कि करो, ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। लेकिन कभी भी किसी को इस बात से जज कभी मत करना कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। जज करना कि उसके वो कर्म क्या करता है, काम क्या करता है। दूसरा, वो अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल है, इस बात से डिसाइड होता है। मैं आपको बहुत ऐसे लोग दिखा दूंगा कि जो अच्छे खासे बिजनेसमैन है, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे आइडियन हैं, टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप के टीचर्स हैं, वो 95% ड्रिंकिंग करते हैं। 95% बात कर रहा हूँ। लेकिन वो ऐसे नहीं करते कि यहाँ से तलवार लेके ही आने पड़े, क्लास की करते हैं, क्लास में बैठ के करते हैं, क्लास इनका स्टेटमेंट होता है। और मैं आपको बहुत ऐसे दिखा दूंगा। अब इसमें ये तो नहीं कर सकते ना कि किसी ने एक पैक ले लिया, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है तो हम ऐसे कह देंगे नहीं तुमने तो ये कर लिया तो तुम बेकार हो गया इससे। तो मैं ऐसे आपको बहुत लोग दिखा दूंगा। तो इससे हम कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी पर्सन को जज करो तो कभी भी तो उसके एक्स्ट्रा कैरेक्टर को लेकर मत करना। एक्स्ट्रा का मतलब वो क्या कर रहा है, आपको देखना है तो उसका ये देखो कि उसका स्ट्रगल कितना रहा है, उसने अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस अचीव की है। तीसरा, वो काम क्या कर रहा है। अगर इन तीनों में बेकार है और तो वो कर रहा है तो वो बेकार है। लेकिन तीनों बहुत बेस्ट है और कुछ कर रहा है तो मान के चलो वो ठीक ठाक है। दूसरा, मैंने ये भी बहुत देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो मैं आपको कुछ समझाऊंगा लाइफ के लेसन थोड़े से। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं किसी के फूड को लेके ऐसा बोलते हैं कि यार तुम ये खाते हो, तुम नहीं खाते हो। एक आदमी कह रहा है कि मैं बिल्कुल प्योर शाकाहारी हूँ, एक आदमी कह रहा है कि मैं अंडे वगैरह खा लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ। कभी भी किसी को डिसाइड मत करना ये बात से कि वो नॉन वेजिटेरियन है उसका मतलब बेकार है। बेटा वो उसका अपना चॉइस है, वो अपनी लाइफ जी रहा है। मुझे कोई एक पर्सन दिखा दो ऐसा लाके कि वो ये लिख के चला जाए कि मैं 100 साल जीऊंगा, मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ। किसी को नहीं पता है कल क्या हो जाएगा। ऐसे लोग हैं कि जिसे कैंसर होने में 1 मिनट लगता है और वो कभी लाइफ में कभी उसने कुछ गलत छोड़ो, उसने स्वीट डिश भी नहीं खाई होगी, उसे कैंसर हो जाएगा। हाँ सर, हो जाता है। तो ये लिख के कोई नहीं सकता कि मैं 100 साल जीऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये बात ठीक है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में मैं सक्सेस के लिए मेहनत बहुत कर रहा हूँ कि मुझे क्या पाना है। ठीक है, तो इस बात से डिसाइड करना कभी
मैं खाली समझा रहा हूँ आप लोग, वैसे तो आपके मन में कैसा करोगे। सर फिंगरप्रिंट वाला पता। अगले बेटा देखो, अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखें तो वैसे तो इसमें मैं आपको ह्यूमन एंड डिजीज से समझाऊंगा। हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। कैसे भाई, क्या रीजन हो सकता है कि हम किसी पॉपुलेशन को स्टेबल करें और बर्थ कंट्रोल करें? तो मैंने अभी आपको बताया 4-5 रीजन है, सुन लो ध्यान से। पहला सबसे मेन काम है वो है एजुकेटेड होना। जितनी ज्यादा लोग शिक्षित होंगे बर्थ कंट्रोल या फिर मैं बोल सकता हूँ जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, जो ये मैं फालतू बता रहा हूँ, ये बेटा अशिक्षित लोग ही बात करते हैं। अशिक्षित लोग होते हैं, उन्हीं को मतलब होता है अरे होगा ठीक है बच्चे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन शिक्षित लोगों को पता होता है, फैमिली प्लानिंग होता है उनका कि हमें कहाँ प्रॉब्लम होगी, ज्यादा बच्चे होंगे कहाँ नहीं होगी। तो पहला एजुकेशन, सही है। दूसरा, उन्हें पता हो कि मतलब बेसिकली पुरानी जो मिथ हैं उनको भूलना होगा कि एक लड़का जरूर होना चाहिए, या किसी की लड़कियां हो रही तो वो कसम खा लेगा नहीं जब तक लड़का नहीं हुआ तब तक मैं सांस नहीं लूंगा, कि उसके 4 हो जाए, 5 लड़कियां हो जाए, 6 हो जाए, नहीं एक लड़का करके दम मर लूंगा। सही है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं इसमें 7 लड़की के बाद एक लड़का हुआ है, मतलब मैंने खुद देखा है। मैं आपको कोई भी बात बताऊं, अगर एग्जांपल देता हूं तो मैं देखे हुए देता हूं हमेशा। मैं ऐसे नहीं देता कि मैं कोई कहानी सुना दूंगा आपको हाइपोथेटिकल, बचता हूं चीज से, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को यकीन अच्छी ज्यादा तब आएगा जब आप उसे हकीकत बताओगे, सही ना। जैसे आप लोग एक बात और ध्यान रखना, मैं एक बहुत अच्छा आपको बताता हूँ। कभी भी आप मोटिवेशन सुनते हो, होता है कभी भी लाइफ में लगता है यार लाओ मोटिवेशन स्पीच सुन लें। आप कोशिश करना, अगर कोई मोटिवेशन स्पीकर ऐसा है जो हाइपोथेटिकल बात कर रहा है, हाइपोथेटिकल मतलब आपको झूठी कहानी सुना रहा है कि एक जंगल था उसमें एक शेर आया, एक वो कहानी है खाली, एक है कुछ नहीं जन्म, सही है। उस मोटिवेशन से आपको कोई फायदा नहीं है, आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। खाली जब तक सुनोगे उस टाइम तक आपको लगेगा लाओ किताबें फाड़ दूंगा, और आपका हार्ट भी बढ़ जाएगा, आज से तो मैं कसम खा रहा हूँ तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो मोटिवेशन खाली उसी दिन का रहता है, अगले दिन को फिर से। आपको जब भी ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने की इच्छा करे तो आप कोशिश करना ऐसा कौन व्यक्ति जो आपको सच्ची कहानी बताता है। सच्ची कहानी का मतलब कोशिश करना कि आप MS धोनी की बायोग्राफी पढ़ लो, आपको पता है उस बंदे ने स्ट्रगल किया है और वहां पहुंचा। MS धोनी मान के चलो उसके पापा आपको पता है स्टेडियम में पानी लगाते थे, सही है, और उनका बच्चा कितना ऊपर पहुंचा कि इंडियन का कैप्टन रह चुका है। वो आपकी मोटिवेशन काम आएगा और वो आपके लॉन्ग टाइम तक रहेगा। किसी ऐसे आदमी की बायोग्राफी देखना जिससे आपको सच्चाई हो उसमें। हाइपोथेटिकल मोटिवेशन में बहुत है मुझे पता है, लेकिन वो खाली बस आपके 1 मिनट के लिए आगे लगाते हैं, उसके बाद अगले पल ठंडा हो जाता है। लेकिन जब आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं और आपको लगता है कि एक बार अगर उसकी कहानी आपने दिल से पढ़ ली तो बेटा वो फिर लाइफ टाइम आपका ध्यान रहता है कि जब वो बंदा ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे मान लो अभी मूवी आई थी 12th फेल, आई थी 12th फेल में एक सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी है वो बिल्कुल। अब अगर आप चाहो तो एक स्पीकर जो मोटिवेशन स्पीकर उसको सुनने के बजाय वो मूवी देख लो, बढ़िया है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि छोटा सा एक लड़का और इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन सकता है। तो फिर आपको वो स्टोरी लॉन्ग टाइम तक हमारे मन में रहती है। भाई आपने मूवी देखी हुई सबने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि छोटा सा परिवार वो जानता भी नहीं था कि ये पद क्या होता है। आप तो जानते हो सब कुछ, वो ये भी नहीं जानता था कि पद में कुछ होता है, मतलब ये ऐसा पुलिस वाला कुछ होता है कुछ, और उतना बन जाना था। और जो बच्चा 12th में फेल हुआ था वास्तव में, हम लोग तो बहुत, मैं बच्चों को बताता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो कि आप कम से कम 12th तो पास हो गए हो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है मतलब सुन तो रहे ध्यान से बैठ के। एक बच्चा वो हो जिसे पता ही नहीं हो कि 12th पास कैसे किया जाता है, उसके बाद उसे पता ना हो दिल्ली कहाँ होती है, उसके बाद उसे पता ना हो, और फिर लाइफ में संघर्ष कितने हो। सोचो पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई जॉब कर रहा है वो भी आटा चक्की में बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, कहानी हाइपोथेटिकल नहीं है, रियलिटी में उसने ऐसे जीवन जिया है, और उसके बाद वो एग्जाम क्वालिफाई कर इतना बड़ा, सोचो कितने बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों की कहानी आप देखा करो, सही है, ये हमेशा लाइफ में याद रखो, सच्ची कहानी देखा करो। ऐसे मैं कहता हूँ मूवी देखने से बचो। मूवी देखने का मतलब जो मूवी कहानी वाली होती है कि हीरो ने, भाई कोई कहानी है, अगर उसने देखा तुम्हारा देखा हीरो है कोई बहुत बड़ा, जैसे आयुष गाय बन गया, देखो कौन सी है, एक इसमें आयुष का शादी में जरूर बुलाना। अब बच्चे बहुत सोचते हैं आना, अच्छा ठीक है शादी जरूर बुलाना। वो मैंने सुना है कि बच्चे कहते हैं कि यार तुम ये मूवी देख लो बहुत मोटिवेशनल है। मैं सही बता रहा हूँ,
किया उसका। सुनो तो, मुझे 1% भी उसमें मोटिवेशन नहीं आया और मैंने देख के मुझे लगा टाइम बर्बाद कर लिया खाली। मैं मूवी देखता नहीं कभी, मुझे लगा 2-3 साल हो गए मैंने एक मूवी देखी होगी पूरी अभी तक, और पूरी नहीं देखी है, 2-3 साल हो गई। मुझे लगा यार 3 घंटे क्यों बर्बाद कर लिए उसमें क्या क्योंकि पहली बात तो वो हाइपोथेटिकल कहानी है, किसी कहानी नहीं है। पहली बात तो वही पता लग गया मुझे कि बेकार मूवी है। दूसरा बेटा एक बात सोचो आप लोग, उसमें एक वो तो एक कहानी है बस खाली, अगर वो बन भी जाएगा ये ऐसा तो ना होता है कि ये लोग ऐसी बना दिए बस अगले दिन को ये सुन गए, कैसे सकता है? ऐसा ही है। तो इस सब चीज़ में बचना चाहिए, हम लोग ध्यान रखो कि क्या चीज़ हम देखनी चाहिए क्या चीज़ नहीं, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऐसे बहुत लोग शो देखते हैं पता नहीं कौन कौन से, वो सब चूतिए वाले होते हैं, खाली आपको टाइम बर्बाद करने वाले होते हैं, मत देखा करो, ठीक है? सब बेकार बताते हैं। अगले वो तो कह रहे हैं इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑन राउंड डेवलपमेंट वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। आपने देखा होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की क्या हुई है, क्वालिटी मतलब पीपल्स की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी क्या हुई, बढ़ी है। अच्छे लोग कपड़े पहनने लगे, अब अच्छा लाइफ को जीने लगे, तो वो चीज है। कह रहे हाउएवर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब बेटा एक बात सुनो आप लोग, जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी, एक अच्छा खासा लाइफ लोगों को समझ में आया, तो एकदम से पॉपुलेशन बहुत बढ़ी। लेकिन अब जाके कांस्टेंट हो रही है, आपकी देखना तुम जनगणना होगी तो पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन हुई है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी होगी। यहाँ भी ऐसा दिखाया गया है, देखो कह रहा है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, ये बिलियन की बात कर रहा है, 2 बिलियन कब थी, इन 1900 में, ठीक है? और कह रहा है रॉकेट टू अबाउट 6 मिलियन बाई 2000। सोचो ये बात कर रहा है कि 200 मिलियन से और वो 2 बिलियन है, और उसके बाद क्या कर रहा है 6 मिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। तो 1900 से अगर हम 2000 की बात करें तो अगले 100 सालों में कितनी बढ़ गई, 2 से 6 बिलियन, यानी कि 3 गुना, कितनी तेजी से बढ़ा। और उसके बाद 2011 में 11 सालों में कितना बढ़ा, खाली 1.2 बिलियन। तो कहीं ना कहीं एकदम से बढ़ा बहुत पॉपुलेशन, लेकिन उसके बाद करके कांस्टेंट भी हुआ। और कह रहा है सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया। इंडिया में हमने देखा कि हमारा पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन था, और कह रहा है इंडिपेंडेंस मतलब उस टाइम पे, और कह रहा है 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन में 2011, और 2011 में जनगणना हुआ था, आपको पता होगा। तो उसके हिसाब से हम देखें तो कितना हो गया 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन का मतलब कितना होगा बेटा, 1200 मिलियन, मतलब मान चलता हूँ 120 करोड़। और आज जनसंख्या लगभग कितना है, 145 करोड़। अब मान के चलो खाली 25 करोड़ बढ़ा है 2025 की हम देखें तो 15 सालों में। तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट तो हो रहा है, लेकिन जल्दी से तो हो नहीं पाएगा कंट्रोल एकदम, क्योंकि हमने बढ़ा इतना लिया था। कह रहे अ रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है माता का मृत्यु दर, मतलब जो माता होती है उनका मृत्यु दर कम हुआ। कह रहे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बच्चा होता है उसका मृत्यु दर। As well as an increase in number of people in reproductive age are probable reason for this। इसका रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं ये जनसंख्या तेजी से क्यों बढ़ी, क्योंकि आपको पता है मेडिकल फैसिलिटी मिली एकदम से, लोगों का मृत्यु दर कम हो गया, बच्चों का मृत्यु दर कम हो गया, तो जनसंख्या एकदम क्या हुई, बढ़ गई। कह रहे नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, अभी तो पढ़ लिया। कह रहे थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, कह रहे दो वी could bring down the pupil growth rate, it was only marginal। According to the 2011 INSEAD report, the population growth rate was less than 2%। That is, एक साल में 1000 पे कितने बढ़ रहे थे, खाली 20। और कह रहा है बेटा our rate at which our population could increase rapidly, such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas। Therefore, the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate। आप लोग बताओ बेटा, अगर इतनी तेजी से लगातार पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों क्या प्रॉब्लम होंगी भाई, कहाँ से जगह आएगी रहने के लिए, हैबिटेट कम हो जाएंगे, आपस में हम लोग लड़ेंगे। दूसरा, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से रहने के लिए घर आएगा, और कह रहा है कपड़े हैं, मतलब बहुत सारी चीजें मिला के कह सकता हूँ कि इतनी सारी चीजें की कमी हो रहेगी यहाँ पे अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा एकदम से। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब लोग खुद ही समझदार हो गए कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना है कि अच्छा काम नहीं है, ये कम होना चाहिए। क्या है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये सबसे कह रहा है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये कह रहा है कि हमें लोगों को ये समझाना चाहिए
कि छोटी फैमिली के क्या फायदे हैं, और दूसरा हम छोटी फैमिली कैसे कर बच पाए इससे कि बड़ी फैमिली ना हो। तो उसका एक ही रीजन है कि हम लोगों को बताएं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं। इन्हें बोलते हैं हिंदी में गर्भ निरोधक जो भी चीजें होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब हम ऐसे कौन से मेथड को यूज करें जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि हम नहीं चाह रहे बच्चा ना हो तो वो ना हो, ऐसे कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम बच पाए। समझ गए आप लोग? मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा, you might have seen advertisement in the media as well as poster bill। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रचार होते हैं, देखा है आपने? जैसे मैंने कहा था मीडिया में बहुत सारी चीजें ऐड दिखाते हैं आपको। दूसरा आप लोगों को जैसे आप कहीं जाते हो तो ट्रेन का टिकट हो गया, रोड की टिकट, उसमें लिखा होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा इतनी सरकारी संस्थाएं होती हैं, वहां सब एक स्लोगन लिखे होते हैं ना कि हम दो हमारे दो, सब ऐसे टाइप के। कह रहा है बेटा जैसे लिखा भी है यहाँ पे देखो, कह रहा है शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो, बी 2 ओवर 2। मैंने अब तो ये होना चाहिए हम दो हमारा एक, ज्यादा चलेगा। ठीक है, कह रहा है many couples mostly the young urban working ones have even adopted an one child now। कह रहा है statutory realizing of a marriageable age of female to 18 years and that of males to 21 year। मतलब ये कह रहा है कि हम लोगों ने एक रख दिया कि इससे छोटे बच्चे शादी नहीं कर सकते। अब इससे क्या पड़ा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। भाई पहले क्या था, कम भी शादी कर लो, जिसकी इच्छा है 12 साल में 12 साल में कर ली, किसी की इच्छा है 15 साल में 15 साल में कर ली। लेकिन अब एक नियम बना दिया, ये 18 से 21 भी बढ़ा दिया है, पता है आपको? अब 21 से 24 कर दिया है। कितना? 21-24 है। मतलब मेल्स का रहेगा 24 साल और फीमेल का रहेगा, इससे कम की एज में शादियां नहीं कर सकते। सही है? तो ये इससे क्या प्रॉब्लम होगी बच्चे, इससे क्या हो कि जनसंख्या पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगले कह रहा है, हाँ कह रहा है एंड इंसेंटिव गिव्स टू कपल्स विद स्मॉल फैमिली आर टू ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अगले कह रहा है बेटा अगर किसी की छोटी फैमिली है, मान लीजिए किसी फैमिली में 2 बच्चे खाली, तो उनको सरकार से अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, कुछ फायदा दे, इनाम दे, जिससे लोगों को और जागरूकता पैदा हो कि हम भी कम बच्चे करेंगे, इससे हमें भी इनाम मिले। भाई अगर सरकार एक नियम लगा दे कि जिसके 2 बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में इतना फायदा मिलेगा 10% का, तो मुझे लगा बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार एक ही बच्चे करो, कम से कम नौकरी की थोड़ा राहत तो मिल जाएगी। पता नहीं होता है, तो ऐसे इंसेंटिव समझ लो, ये कुछ ऐसा कर दे कि जिसके 5 से ज्यादा, मतलब जैसे 5 लोग फैमिली में ज्यादा है तो उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसे, क्योंकि भाई जब कोई आदमी अगर ऐसे नॉर्मल नहीं मानेगा तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फैमिली तो जनसंख्या तो अगर ज्यादा है तो अब वही बात है ना, हर आदमी सोचता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा। बेटा अकेले सब कुछ होता है, हम सुना नहीं है। जैसे अगर आप किसी से कहोगे यार भैया बच्चे कम करो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये इसके लिए, तो कहेगा मैं अकेले से कंट्रोल कर रहा हूँ क्या, ऐसा कहते नहीं करते कि मेरे अकेले से कम करने बच्चा क्या हो जाएगा। अगर यही बात हर कोई सोचे तो फिर तो ग्राफ बहुत तेज बढ़ जाएगा। भाई एक ही आदमी करके जो समझेगा तभी तो समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले खुद पे कंट्रोल करो, उसके बाद दूसरे को सलाह देना। ठीक है, और अब सलाह देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सब लोग अब खुद से समझदार हो गए कि बच्चे कम ही अच्छे, मतलब कम होंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई लोगों को समझ में आ गया है। और मैंने ऐसे जैसे सब कुछ मानो मेरी फैमिली में लेके चलो, तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी जो बच्चे हुए सब पे एक ही कह रहा खाली, मतलब एक ही है, उसके बाद सबके बंद खाने। ठीक है, मैं कभी समझाता रहता हूँ कि भाई ज्यादा बच्चे करना सही नहीं है, एक ही ये 2 करो, उसका इच्छा है तो 1 कर लो, वरना 2 कर लो। ठीक है, उससे ज्यादा की मत करो, कोई टेंशन फायदा नहीं। ठीक है, मैं तो ज्ञान दे देता हूँ, आप लोग भी दिया करो, ये जरूरी है। भाई अगर आपकी सिस्टर है मान लिया और उनके एक बच्चा है तो आप उन्हें समझाओ कि अब एक ही ठीक है, बस बात खत्म। और अगर ज्यादा करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी फिर आपको। तो अगर कुछ समझा रहा है अच्छा व्यक्ति तो वो मान लेते हैं कि सही कह रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो समझा रहा है, कुछ सोच ही समझा रहा होगा, तो मान के चला करो। मुझे लगे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग होशियार हो गए, सब लोग लगभग बच्चे कमी कर रहे हैं। ठीक है, अगले कह रहा है, और कह रहा है लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड व्हिच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। यहाँ पे सिंपल सा ही बता रहा है कि अगर मान लिया किसी को बच्चे नहीं चाहिए, सिंपल सा, ठीक है, उस पे एक लड़का हो गया, वो चाह रहा है कि ना हो हमारे, तो वो ऐसे कौन से मेथड अपनाए, उन मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
लोगों को नॉर्मली एक दो मेथड पता होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं एक दो मेथड पता होते हैं। ये आपको अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर वो बच्चा नहीं चाह रहा नहीं होगा, लेकिन बेटा जो उस टाइम पे उस एज में है उससे पूछो क्यों कैसे चीज कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे नॉलेज तो बहुत ज्यादा होती नहीं है। आप लोगों को तो कई सारे मेथड पता है कि ये नहीं ये देख लेंगे, ये नहीं देख लेंगे। अब कोई अनएजुकेटेड है, उसे तो हर दिन किस्सा लगता है, उसे इससे क्या मतलब कि उसे पता ही नहीं किस दिन बच्चा होगा किस दिन नहीं होगा। अब वो तो वही एक ऐसे अंधी की मान लो ना कि कि मतलब उसे तो मैं बोल सकता हूँ क्वाइटिस करना ही करना है, इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। अब उससे क्या मतलब कि किस दिन होगा किस दिन नहीं होगा। अब उसे डर और रहता है ना कि यार हो जाए तो वो अरे चलो यार हो गया क्या करने बताओ। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिनको यूज करके हम लोग बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से। कुछ मैं आपको बताऊंगा परमानेंट मेथड बताऊंगा, कुछ ऐसे बताऊंगा, कुछ नॉर्मल मेथड होती है, ठीक है। लेकिन आजकल इतने लोग होशियार हैं, अब तो मुझे लग रहा है कि सब लोग समझ जाते हैं। कोई डॉक्टर के पास गया वही समझा देता है, 2-3 मेथड की लो ये वाला अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, मैं भी आपको इस तरह समझाने की। यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले लिखा है कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होना चाहिए। वो कैसा, आइडियल का मतलब होता है एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए बताओ आपको भाई। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उससे अच्छा कब बताओगे कि ठीक है चलो ये अच्छा है, क्या चीजों से तुम डिसाइड करोगे बताओ बताओ तुम बताओ। कोई मेथड यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिससे बच्चे ना हो, ऐसे मांग चलो, ठीक है हिंदी में बोल रहा हूँ। तो वो कैसा होना चाहिए जिससे हमें लगे कि यार सही है ये यूज करेंगे। हाँ बताओ, ज्यादा हानिकारक ना हो। हाँ ठीक है बिल्कुल, हमारी अगर बॉडी को डिजीज करेगा वो या प्रॉब्लम करेगा तो हम क्यों यूज करेंगे उसको, सही बताया बिल्कुल। दूसरा और बताओ कैसा, कम कॉस्ट में मिले, ये तो कहना चाह रही हूँ। हाँ मतलब ऐसा ना हो कि 1000 रुपए का मिल रहा है तो आदमी सोचेगा यार कहाँ से रुपए लेके आएंगे, चलो ये भी ठीक है। तीसरा बताओ क्या कह रहा है, सस्ता नहीं फ्री मिल जाता है, और बता तो अगले बता। और तीसरा बताओ कुछ आपको लग रहा हो कैसा होना चाहिए, हमारे आसपास के मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होना चाहिए। हाँ ये बात ठीक है बिल्कुल, ऐसा भी नहीं कि उसको लेंगे बरेली जाना पड़ रहा है तो आदमी कहेगा एक कौन टास्क अपना कि बरेली जाओ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं आजकल, पता नहीं सेक्स एजुकेशन को लोग क्या समझते हैं, ऐसे समझते हैं पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी हम खुल के बात करो तो वो सोचता है अच्छा ये नॉलेज रियलिटी में सबको होनी चाहिए, और ये गांव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एक नाम होता है, जैसे एक नाम आता है कॉन्डोम आता है, उसका अगर तुमने किसी के सामने जिक्र भी कर दिया, उसके पूरे नाम का का भी ले लिया ना, तो एक समझ लो तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया भाई। ये नॉर्मल सी चीज है, ये क्यों हम बचते हैं इससे पता नहीं क्यों। और कहीं ना कहीं नॉलेज क्यों नहीं होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम भाई, ये तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, और इतना बड़ा पार्ट है कि हम सोचो 25 के बाद यही सब चीजें गुजरते हैं, फिर भी हम लोग क्यों बचते हैं पता नहीं इतना ज्यादा। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए, कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए जो ज्यादा अच्छा रहे। जैसे बेटा यहाँ पे एक करके समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे बेटा पहला लिखा है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, पहला लिखा है यूजर फ्रेंडली। हम उसको यूजर फ्रेंडली का मतलब आसानी से उसको यूज कर सकें, सही फ्रेंडली मत समझ रहे हो आप लोग। दूसरा कह रहे हैं इजीली अवेलेबल, हर जगह मिल जाए, ऐसा भी ना उसको जाने के लिए दिल्ली रहना पड़ रहा है तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा कह रहा है इफेक्टिव हो, इफेक्टिव का मतलब यूज करें तो वो इफेक्ट करे, ऐसा नहीं कि फिर भी डर लगा रहे, पता नहीं है तो ऐसा फिर कौन यूज करेगा। अगले कह रहा है रिवर्सिबल, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन जानते हो उनका मतलब क्या होता है, जो दोनों साइड से हो जाए, दोनों साइड में हो जाए। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम यूज करें तो ना हो बच्चा, लेकिन हम चाहे बच्चा हो जाए तो वो हो भी जाए, ठीक है। ये चीज बोल सकते हो, इसके लिए बोल सकते हैं रिवर्सिबल होना चाहिए। जैसे आप अभी चाह रहे हैं, हमने 2 साल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया, उसके बाद हमें लगा यार अभी एक बच्चा हो जाना चाहिए तो हो भी जाए, ऐसा नहीं खाली बस फिर प्रॉब्लम हो रही बाद में। तीसरा कह रहा है विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, उसके या तो बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो और हो तो बहुत कम हो, थोड़े बहुत हो, ठीक है। अगले कह रहा है इट आल्सो शुड इज नो बे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव। ये बात समझे आप लोग, ये कह रहे हैं सेक्सुअल ड्राइव या फिर कह रहे हैं सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर।
ऐसा नहीं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज तो कर लिया, लेकिन एक हर किसी आदमी की इच्छा होती है ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ऐसा ना हो कि हमने यूज कर लिया तो उसका लग रहा है कि यार ये ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये इसमें बाधा आ रहा है। कह रहे आप वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल व्हिच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। हम समझते हैं कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा है बेटा नेचुरल मेथड। कौन सा लिखा है? नेचुरल, या फिर लिखा है ट्रेडिशनल। इसका मतलब होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। नेचुरल मेथड का मतलब होता है हमें कुछ यूज नहीं करना है, खाली समझना है कि इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करें और इस टाइम पे ना करें। दूसरा लिखा है बेटा बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि हम बैरियर लगा दें कि स्पर्म अंदर ना जाए, यानी कि यूट्रस तक पहुंचेगा नहीं स्पर्म किसी टाइप से, तो वो होगा नहीं, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं करेगा। तीसरा क्या है आईयूडी, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब आईयूडी के बारे में बहुत लोग यहाँ नहीं जानते होंगे, मुझे लग रहा है आप लोग स्टार्टिंग में 2 समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोग आईयूडी नहीं समझ रहे होंगे। अगर आपको पता ही बात, अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया में मोस्टली, इंडिया की बात करूंगा मैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे? बता दो कौन सा? बैरियर मेथड। आप, मुझे पता है सब लोगों को ये लग रहा होगा बैरियर मेथड, लेकिन बेटा पता है कौन सा यूज होता है? आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब आप लोग कहोगे सर ये कहाँ पे होता है, हमने तो आज तक देखा नहीं। ये आईयूडी का यूज, ये बात सही है, गांव के लोग अभी नहीं समझ पाए इस चीज को, लेकिन जो भी अगर थोड़ा समझदार व्यक्ति है वो यही करवाता है आईयूडी, क्योंकि बैरियर मेथड में बहुत ज्यादा चीजें आपको पता है कि डेली कब तक करोगे, डेली जाना लेके आना ये सब बहुत कठिन होता है ना। दूसरा नेचुरल में लोगों को डर रहता है, ठीक है, धोखे से कौन रहता है ना, नेचुरली तो है। तीसरा आईयूडी का मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको आईयूडी क्या होती है। आईयूडी एक डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है यूट्रस में, एक बार भी करवा लेता है तो 2-3-4 महीने के लिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है, उसको बताएंगे हम आपको। जब तक पीरियड रहेगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं रहती। हाँ, इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल का मतलब क्या होता है? जो हम लोग पिल्स खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, उनकी बात कर रहा है। इंजेक्टेबल्स भी कुछ होते हैं जो हम लोग लगाते हैं मास्क की तरह स्किन के अंदर, इम्प्लांट भी होता है और सर्जिकल मेथड भी होता है। तो इतने सारे मेथड हैं जिनसे हम कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अब मैं सबको एक करके बताऊंगा आपको कौन कौन सा ठीक है, कौन सा बेकार है, वो आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल मेथड। किसका कर रहे हैं? नेचुरल मेथड की बात कर रहे हैं कि कैसे नेचुरल तरीके से बच सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो अगर हम नेचुरल मेथड का मतलब है कि हम नेचुरल तरीके से ही स्पर्म की और एग की मीटिंग ना होने दें। मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन तब होता है जब एग और स्पर्म साइमल्टेनियसली साथ साथ आते हैं। भाई अगर मान लिया एग आ जाए, स्पर्म परसों आ रहा है, तो क्यों फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा ना। तो वो हमें समझना होगा कि ऐसे कब हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से नेचुरल मेथड से हम यूज कर सकते हैं, बच सकते हैं। पहला है इसका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब समझे आप लोग क्या है? देखो सुनो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बेटा, यहाँ देखो अगर हम देखें तीनों में नजर आ रहा हूँ, उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। पहला कौन सा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यही तो है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? देखो मैंने आपको बताया था बेटा किसी का मेंस साइकिल स्टार्ट होता है और मैंने कहा था उसके 14 डेज पे क्या होता है? 14 डेज पे एक फेज होता है, इसे बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। पता है आपको? ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे। अब सिंपल भाषा में ये है, अगर किसी को काउंट करे कोई अपने डेज को, तो सिंपल सा बात है कि वो 14 डेज पे रुका रहेगा, बस एग फर्टिलाइज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारी किताब ने ये बोला है, ये साइंटिस्ट ने बताया है कि आप लोग रिस्क मान लो, ये तो बहुत रिस्की काम रहेगा ना एक दिन, क्योंकि मेन्स साइकिल ये होता है कि कभी फिक्स बिल्कुल टाइम पीरियड नहीं होता है कि अगर 10 को आ रहा है तो 10 को ही आएगा नेक्स्ट पीरियड। वो 10 की जगह 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, वो पहले हो सकता है, ठीक है।
तो बेसिकली इसके लिए साइंस किताब ने सिंपल सा बोला है कि 14 दिन के 3 दिन पहले, यानी कि 10 तारीख से, 10 तारीख नहीं 10 डेज से, ऐसा बोल रहा हूँ 10 डेज से। और कब तक बेटा? 17 डेज तक रुके रहो, मतलब 7 दिन इन्होंने बताया है। 14वां दिन के 3 दिन बाद और 3 दिन पहले। अब कोई रिस्क नहीं है किसी भी टाइप का। अगर इन 10 to 17 डेज में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो 100% तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 90% श्योरिटी है कि कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं हो सकता। समझ गए? एग फर्टिलाइज हमेशा 10 to 17 डेज के बीच में ही होता है। वो सॉरी ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन जब होगा तभी तक फर्टिलाइज होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया ये चीज क्या है, प्रोडक्ट एब्स्टिनेंस समझ गए? ये अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो जस्ट एग्जांपल समझ रहा हूं मैं। मान लो किसी का जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो 10 तारीख को होता है, सही है? अब आपको किस टाइम रुकना है? अब 10 दिन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 से 17 दिन ना, तो यानी कि 20 से लेके 27 तारीख तक इस टाइम पे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। इससे पहले कितना भी हो, उसके बाद कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? और इस टाइम पे चांसेस रहेंगे वो क्या रहेगा? 0 किसी भी एग फर्टिलाइजेशन में। समझ गए? तो पहला समझ गए नेचुरल मेथड क्या होता है। अब मान लीजिए कोई कपल्स है और वो नेचुरल मेथड उसको चाह रहा है कि हम कोई भी ना पिल्स खाएंगे ना हम किसी टाइप से कुछ यूज करेंगे, तो वैसे ही बच सकते हैं। वो से खाली 7 दिन अवॉइड करना पड़ेगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। अगले देखो दूसरा जो आता है इसमें, वो ही दूसरा कहता है, दूसरा होता है तुम्हारा मैं बोल सकता हूं कि ये तो एक नॉर्मल सा बताया गया उसने कि अगर मान लिया सीमेन रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, आपको पता है इजैकुलेशन बोलते हैं ना उसको, सीमेन रिलीज को, तो ये कह रहा है कि इजैकुलेटरी के टाइम पे पेनिस को बाहर निकाल दिया जाए वजाइना से, जिससे सीमेन ही अंदर ना जाए। और जब सीमेन नहीं जाएगा तो फिर स्पर्म भी नहीं जाएगा। लेकिन ये तो फालतू वाला है, ठीक है। तीसरा फालतू वाला क्या, ये तो रिस्की बहुत है ना, इसमें कौन सा ध्यान रखता है। तीसरा कौन सा है? वही बिल्कुल वाला है, कौन सा? लैक्टेशनल एमेनोर्किया। उसमें क्या होता है, उसमें ये कह रहा है कि जब किसी के चाइल्ड बर्थ होता है, उसके जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है। तो भाई इसका वेट ना करो कि पहले एक बच्चा हो उसके बाद 3 महीने की दिक्कत नहीं। तो ये बताया गया खाली नेचुरल मेथड से, इस टाइम पे कोई खतरा नहीं रहता है। समझ गए? तीनों मेथड क्या होते हैं? पहला और प्रोडक्ट एब्स्टिनेंस, दूसरा है विथड्रॉल मेथड, और तीसरा कौन सा है? लैक्टेशन एमेनोर्किया। ठीक है, उस टाइम पे जब बच्चा दूध पीता है फीडिंग के टाइम पे मदर के, तो उस टाइम पे भी क्या नहीं होता है, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, चलो तो देख पढ़ लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। देखो कह रहे हैं periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। यानी किसी टाइम पे ओवुलेशन हो सकता है, तो उस टाइम पे अगर अवॉइड करेंगे सेक्स को तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फर्टिलाइजेशन चांस नहीं रहेंगे। अगले कह रहे हैं ऑफ द menstrual cycle when ovulation could be expected as chances of fertilization are very high during this period। इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन चांस क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। कह रहे हैं इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। कब बोलते हैं? 10 to 17 डेज को। कह रहे हैं therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented। समझ गए? इससे रोका रहेगा, कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, और अगर मान लो किसी को करना है कि वो देखो, अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हो तो आप हर चीज समझ सकते हो। किसी और मान लिया प्रेगनेंसी चाहिए तो वो 1 मंथ में भी कर सकता है, अगर बहुत ज्यादा उसका टाइम कैलकुलेट है तो। कि अगर कोई चाह रहा है कि मान लिया बच्चा मेरा कब हो, फरवरी में हो, उससे 9 मंथ पहले जोड़ लो। उस टाइम पे अगर आपको इतनी नॉलेज है तो उस टाइम पे आराम से एग्जैक्ट टाइम पे आपको कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, और ऐसा बहुत लोग चाहते हैं कि किस टाइम पे हमारा बच्चा हो, किस मंथ में हो। जैसे कुछ बच्चे होते नहीं, बहुत गर्मी में पैदा हो गए, अरे गर्मी मतलब पैसे नहीं निकाल रहा हूँ, मई में पैदा हो गए, अब वो बेचारे सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई बच्चा पैदा हुआ दिसंबर में, जनवरी में, ठंड की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा। अगर हमें पता है कि एक बच्चा पैदा हो फरवरी मार्च में, जिससे वो 2-3 महीने आराम सर्वाइव कर जाए, तो फिर उसको भी देख के कोई भी इसको कर सकता है। ठीक है, उस टाइम पे तो ये नॉलेज होना जरूरी है।
क्या कह रहे हैं? अरे मैंने बता दिया। हाँ बता दो, आपको अकेले बता बता दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब अकेले बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बीच में हंसता रहता हूँ, इससे हम नर्वस ना हो, इससे आपको लगे ना कि यार सर खुद ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ नहीं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। हाँ बता क्या कह रहे थे? नहीं मैंने बता बता दिया देता जरा हूँ, क्या कह रहा बाद में है? बताऊंगा। अरे वो बता देगा क्या कह रहा है? अरे वो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ। इस बात पे। ये कह रहा अरे अब तुम- अरे शाम रहा। हाँ बताओ। कह रहा कि जो परचेस किया था वो 1 मंथ पहले, हाँ। और जो डेट आई रिपोर्ट में वो 1.5 मंथ की पहले। देख अच्छा, तो ऐसे केस आपको किसी को मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम मैंने एक के तरह सुना, आपको बताऊं ऐसा केस सुना था एक, इतने बड़े बेवकूफ लोग कैसे हो सकते हैं इस दुनिया में। तभी तो मैं कह रहा हूँ सेक्स एजुकेशन कितना जरूरी है, ये आप लोग समझ नहीं सकते, और ये हर किसी को पता होना चाहिए। एक मैंने केस सुना था, शायद न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, एक फीमेल थी, उसने इंटरव्यू दिया था कि उसके बच्चा होगा, तो उससे पूछा गया कि बताओ बच्चा कैसे होगा भाई, आपके पति तो बाहर रहते हैं, मतलब बाहर मतलब रहते थे बाहर, वो आए नहीं 2 साल से, इधर बच्चा हो गया, तो उन्हें बच्चा कैसे हो गया, तो बोली मेरे पति सपने मानते थे। और आप सोचो यार, इस लेवल का कम बेवकूफ हो सकता है कि उसके पति सपने में आ रहे हैं, वो सपने प्रेग्नेंट हो गई, मतलब है कभी बेवकूफ वाली अरे बात। सर वो केस नहीं देखा। और इतने बड़े बेवकूफ हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये कोई मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे अरे सर जो ये बात बोल सकते हैं। सर एक और मैंने भी उसको कहता नहीं, वो कहता 3 साल से मैं बाहर हूँ लेकिन वीडियो कॉल बात करते थे, ऐसे मतलब है। कई केस देखे ऐसे मैंने। भाई इतना चलो इतना एक्सेप्शन हो सकता है कि मान लो मैंने ऐसे केस तो 2 देखे हैं, जिस तुमने देखा है ऐसे केस जो मतलब मैंने देखे नहीं, मतलब मुझे पता है, और जो मेरे सामने की बात है सर उसमें कि उस तरह से किसी का शादी हुआ है, और मतलब ऐसे एक केस मैंने ऐसे देखा था कि शादी हुआ किसी का, शादी के 8 मंथ बाद, कब 8-9 मंथ बाद बच्चा होना चाहिए था। अगर मान लो उसी रात जैसे शादी उसी रात प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, तब भी तो 9 मंथ बाद होना चाहिए, और बच्चा हो गया 5 मंथ बाद। नहीं एक आप बताओ क्या हो सकता है? सर 15 दिन का अंतर तो आप वो भी नहीं कर सकता, कोई जिसका हुआ है वो क्या करे बताओ बेचारा। नहीं डॉक्टर जो बता रहे थे सर वो ये कह रहे थे मतलब 15 दिन तो ऐसा केस तो मेरे सामने हुआ था एक, जो मुझे पता लगा था, लेकिन काउंट किसी ने किया नहीं था, उससे सामने कैसे किया था? 5 महीने लेकिन काउंट करोगे तो पता लगा नहीं यार फंस गए मैं। दहेज में आया हूँ। चेकअप करो। तो ये केस मैंने देखा था, तो वो कह रहे थे कि जल्दी डिलीवरी हुई, जल्दी हो गई, अब गधों की जल्दी ना हो जाएगी। अरे तो सर वही साहब हो गया जो आप तो बच्चा भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ लेकिन वो कौन समझाएगा? ऐसा ना डॉक्टर पति से कहेगा भाई देखो ये केस वगैरह हुआ है, वो तो चाहते हैं डॉक्टर को कह देंगे उससे कहाँ जल्दी डिलीवरी होगी, वो कुछ चाहे कह देंगे। और गांव का केस है, बेवकूफ लोग इतने होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं। 3 दिन बाद क्यों सर वो केस इससे पहले 4 महीने पहले एक और था ना, वो शादी हुई उसकी और 30 दिन उसका बच्चा हो गया। वो तो पता रहा होगा ना। सर समाचार में आता तो मैं देखने में हाँ हो सकता है, होने को तो ये भारत है, हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ। तो समझ गए बेटा? आगे देखो, अब हम लोग बात करते हैं अगले कह रहे विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट्स, बोलो मत, इज अनदर मेथड इन व्हिच द मेल पार्टनर, ये कह रहा है मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है सीमेन जब रिलीज होने वाला होता है, उस पीरियड को बोलते हैं इजैकुलेशन, ठीक है। कह रहा है सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई मेल जो पार्टनर है वो अवॉइड करे इंसेमिनेशन को, लेकिन ये इतना ज्यादा रिस्की बहुत है, इससे क्या वो सोचना ही मत इसके बारे में, बहुत रिस्की है, क्योंकि भाई ये ऐसे तो मैं अवॉइड करना है इजैकुलेशन को, अब कैसे कर सकते हो? तो भाई हो सकता है। चलो अगले देखो, तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमेनोर्किया, सबसे अच्छा मेथड इसमें ये वाला है। लैक्टेशनल एमेनोर्किया भी उन्होंने बताया तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि कोई डिलीवरी होगा कौन पति चाहेगा कि उस 3-4 महीने उसी में। तो कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। ये कहना चाह रहा है लैक्टेशन पीरियड होता है जब माता अपने बच्चे दूध पिलाती है, तो उस टाइम पे 3-4-5 मंथ तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, और नहीं होता है तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, हम फर्टिलिटी से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आप लोग समझ गए बेटा,
3 मेथड समझ गए। ये तीनों होते हैं नेचुरल मेथड, जहां हमें कुछ यूज नहीं करना है, खाली एक सावधानी बरतनी है और अपने आप को रोकना है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, अगले देखो। अब ये कह रहा है बेटा, therefore as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following purchase. समझ गए, 6 मंथ तक ये हो सकता है, उसके बाद फिर नहीं, 6 मंथ तक खाली ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, वो हो सकता है ये बात, तो ध्यान रखना 6 मंथ। ठीक है, अंडरलाइन करो इसको। अगले कह रहा है बेटा, as no medicine or device are used in these methods, side effects are almost nil, chances of failure, लिखा है देखो सब, दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई। यहाँ कह रहा है कि कोई, मैं बोल सकता हूँ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जो साइड इफेक्ट होगा, लेकिन कह रहा है फेलियर के चांस कितने हैं, हाई हैं, फेलियर कभी हो सकता है। समझ गए, तो ये आप लोग 100% तो नहीं बोल सकते कि बचे रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है, जो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लगभग नॉलेज की वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 10 to 17 जो डेज जो है थ्योरेटिकल एब्स्टिनेंस, मुझे लगता है उसमें किसी भी टाइम तक बचा जा सकता है, कितने भी टाइम तक, क्योंकि मुझे पता है ना सब 14 तारीख को होता है ओव्यूलेशन, मैं एक दिन क्यों रोकूंगा, 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक रुका रहूंगा, क्यों होगा? अब ऐसा तो है नहीं किसी का कि मेंस पीरियड के 2 दिन बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एग डेवलप होने में इतना टाइम लगता है। समझ गए आप लोग? अब वैसे तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल में बता रहा हूँ 99% इस टाइम पे कभी एग फर्टाइल नहीं होगा। फीमेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड करता है। क्यों? उसे याद होगा ना कौन सा डे चल रहा है, उसे तो बता। फीमेल का जब साथ में रहोगे तो मेल को भी याद आ जाएगा, क्या दिक्कत है, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ रहे हो? हमारा सब काम फीमेल ही कर रहे हैं, मेल कुछ नहीं करेगा। तो हाँ, इतना तो मेल भी पता होना चाहिए, सबको पता रहता है, वो तो इतना अभी तो पता नहीं, बस सब बात में पता चल जाएगा। आगे देखो, अगले सेकंड बेटा हम मेथड पढ़ते हैं, बैरियर मेथड। कौन सा पढ़ते हैं? बैरियर मेथड। हाँ, ये बात सही कह रहे हो, फीमेल्स को पता होना चाहिए। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, आपको पता है एक चीज आता है, फोन में एक डिवाइस आता है, उसमें मुझे शायद पता नहीं है अभी, बहुत लड़कियां होती हैं जो फोन में ऑन कर रखती हैं उसको, उसमें क्या होता है, हर दिन का पता लगता है कि आज कौन सा किस दिन क्या हो रहा है, उसमें खाली एक दिन भरना होता है, एक मंथ में एक बार खाली, जिस दिन मेंस पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन उसमें क्लिक करना होता है खाली किस डेट को हुआ है, और पूरे मंथ का वो साइकिल बता देगा, आज क्या हो रहा है, आज ज्यादा कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, आज क्या चांस ज्यादा रहेंगे, पूरा एक फीडबैक आता है। और अगर आप लोग, मुझे लगता है एजुकेटेड पर्सन हो तो आपको रखना चाहिए, मेल कर कर रहा हूँ, फीमेल कर रहा हूँ, और यही सब रखती है कि आप कितने शिक्षित लोग हैं। इससे नहीं शिक्षित दिखता है कि आपने नीट क्रॉस कर दिया, नीट वो अलग बात है, नीट क्रॉस करना, लेकिन ये भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि और लोगों को समझाएं हम। अगर कोई मान लो कोई अनएजुकेटेड पर्सन है और वो कहने लगा कि यार मैं तो भूल जाऊंगा, तो आप उसको वो ऐप बताओ कि भाई ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, खाली आपको एक दिन तो ध्यान रखना है, जिसमें स्टार्ट होगा सब कुछ आगे से ध्यान आ जाएगा। वो ऐसा तो है नहीं कि आपको तो ठीक ठाक हो, लेकिन पता नहीं मन से हो गया, नहीं पता लगेगा आपको, एक दिन फीड करो सबको लिख के आ जाएगा अगले हर दिन का, वो ये तक बता देता है कि आज ओव्यूलेशन होगा। समझ रहे हो? उसमें एज वगैरह सब भरनी पड़ती है। मैं अगर आप किसी को ऐप कल बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं क्योंकि ऐप मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है। चलो अगले देखते हैं, दूसरा क्या है, बैरियर मेथड। क्या बोल सकते हैं? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब समझते हो आप लोग? बैरियर मेथड का मतलब कि हम लोग जब स्पर्म और एग का क्या ना होने दें, मिलने ही ना दें, बैरियर लगा दें। बैरियर का मतलब मिलाप ना होने दें। अच्छा ठीक है, तो पढ़े से तो देखो, कह रहा है बेटा, इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है, बैरियर लगा के। बेटा ये बोलो बता दो, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। ये बेटा जो मेथड होते हैं दोनों के लिए होते हैं, मेल्स के भी लिए होते हैं, और लेकिन लगभग 90% लोगों को पता होता है किसके लिए होते हैं, मेल्स के लिए, लेकिन ये फीमेल्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, अगले देखो, कह रहे कॉन्डोम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर। ये रबर का होता है, लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल, और देखो क्या कह रहा है, वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. इससे क्या होता है, मतलब हम क्वेश्चन रोक सकते हैं आराम से। इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। पहला कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक तो मतलब कॉन्सेप्शन मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगा फीमेल, दूसरा एसटीडी
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। अगले क्या है, दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। अगले क्या है, निरोध, नाम सुना होगा आपने, इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल्स। यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इन एडिशनल बेनिफिट प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स, ठीक है। इसका यूज इसलिए भी बढ़ा है कि एड्स या फिर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनसे हम लोग बच सकते हैं, तो इससे भी इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ा है। कह रहा है बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल होते हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, यानी कि प्राइवेसी रहती है। अगले कह रहा है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट, ये सब पता है क्या होते हैं, ये फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं। और कह रहे हैं आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ये क्या करता है, सर्विक्स को कवर करता है। आप लोग ये समझते हो सर्विक्स क्या होता है, समझते होगे ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो आप लोग देखो, मान लो यहां देखो बेटा, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने आपको बताया था कि ये यूट्रस है, बताया था आपको, ये यूट्रस है और इसके बाद ये सर्विक्स होता है, फिर ये वजाइना होता है। सर्विक्स का ये जो यहाँ साइज होता है बहुत कम होता है, सही है। तो ये इसको कवर करता है ऐसे, फीमेल कॉन्डोम ऐसे समझ में, किसको कवर करता है, सर्विक्स को, ना कि वजाइना को। यहाँ पर चक्कर में गलत पड़े हुए, सही है, इसको कवर करता है। और आपको पता है पेनिस का जो पेनिस पे जाना होता है वो यहीं से जाना होता है खाली, इसके लिए नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं हम बोल सकते हैं इसको कवर करता है। बहुत लोगों को समझ नहीं आता है ना फीमेल कॉन्डोम कैसे यूज किया जाता है, सही है। वैसे आपके पास फोन हो, देख सकते हैं आप आराम से। अगले देखो कहां पे हम लोग कह रहे हैं आर बैरियर मेड फॉर, ये तो पढ़ लिया, फीमेल जस्ट बिफोर क्वार्टर सो दैट द एयरक्रेट सीमन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल। यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर, क्यों, क्योंकि इट्स हमें सुरक्षा मिली है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल होते हैं, और मैं बोल सकता हूं इनको प्राइवेसी होती है यूजर के लिए। अगले कह रहे हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विस, ठीक है। ये कवर क्यों करता है, सर्विस को, ध्यान रखना, ना कि वजाइना को। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वजाइना कवर करता है, सर्विस करता है। और कह रहा है बेटा ड्यूरिंग क्वार्टस दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, यानी कि सर्विस के लिए ब्लॉक कर देता है एंट्री को। और कह रहा है बेटा दे आर रीयूजेबल भी होते हैं, हमको पता है फीमेल कॉन्डोम होते हैं रीयूजेबल होते हैं, उनको वापस से यूज किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार होता है यूज। अगले कह रहे हैं बेटा इस पर में अब बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे इस पर भी साइड क्रीम्स हो गई, जेली हो गई, फोम हो गया, आर यूजुअली यूज अलोंग दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें भी होती हैं जिनसे कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू को कम किया सकता है। लेकिन मेनली जो नॉर्मल लोग जानते हैं वो किसके बारे में जानते हैं, खाली मेल कॉन्डोम के बारे में जानते हैं, फीमेल के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने खाली पढ़ा है, ठीक है। दूसरा सुनो, आपने एक डायग्राम लिखा हुआ है, मेल वाला है, कौन सा है, फीमेल का, ऐसा होता है, ठीक है, हम देख सकते हैं आराम से। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये है आईयूडी, जो मैं बात कर रहा था, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो आप लोग बेटा यहाँ से समझ के बताओ, तो आपने दो मेथड पढ़ लिए, एक पढ़ लिया नेचुरल और दूसरा पढ़ लिया बैरियर। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं आईयूडी, क्या पढ़ते हैं, और यहाँ से नीट में लगातार क्वेश्चन आए थे, हर साल आया था एक क्वेश्चन, हर साल, मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है आईयूडी से, सही है। तो देखो, और खाली उसने एग्जाम्पल पूछता है, कुछ नहीं पूछता है, खाली बस एग्जाम्पल कि बताओ कॉपर रिलीजिंग कौन सी होती है, बताओ हार्मोन रिलीजिंग कौन सी होती है, बस उनके एग्जाम्पल पूछ लेता है और आपसे, सही है। तो देखो कह रहा है another effective and popular method is the use of intrauterine device। तो ये पॉपुलर और इफेक्टिव मेथड होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये ऐसा कुछ शेप का होता है, देखो ये थ्रू सर्विक्स, एक डॉक्टर कर सकते हैं, घर पे नहीं हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, इसको थ्रू सर्विक्स यूट्रस में फिट कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, यूट्रस में। और इसका ये जो होता है ये सर्विक्स से बाहर निकला रहता है, तो ये एक बार फिट हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और ये काफी टाइम तक ये यूज हो सकता है एक ही बार में, ठीक है। एक बार हो जाए उसके बाद 3-4 मंथ तक रुका जा सकता है, ठीक है, काफी टाइम। तो देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं। कह रहा है दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर, लिखा है, और एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, यानी कि यूट्रस में फिट होता है। कह रहा है दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडी
जैसे नॉन मेडिकेटिव में कौन है बेटा, लिप्स लूप। एग्जाम्पल मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन आ ही जाता है। अगले कह रहा है कॉपर रिलीजिंग आईडी कौन सी है, CUT, CU7 और मल्टीलोड 375। ये आप लोग को याद रखना है। कैसे कोई ट्रिक बनाई किसी ने, कोई ट्रिक बनाई किसी ने क्या, ऐसे याद सबको है, ऐसे याद है ना, तो सही है। आप लोग ध्यान रखना, पहली बात ध्यान रखना कॉपर, और कॉपर मतलब CU लिखा हुआ है, CUT CU7 ऐसे पता लग रहा है, साथ में मल्टीलोड ध्यान रखना बस, सही है। और यहाँ पे हार्मोन वाली कौन सी है, 2 है खाली, प्रोस्टेट और LNG-20। ऐसा लग रहा है प्रोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बता रहा है, तो हार्मोन वाला हो गया। और LNG-20 कोई हार्मोन का नाम तो है नहीं LNG, हाँ बताओ। हाँ ऐसे मान लो LH और क्या, LNG LH मान चलो, लिप्टाइजिंग हार्मोन लिखा है, LNG शॉर्ट में लिखा है लिप्टाइजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन दोनों हो गए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट टिक करना होगा। तो हार्मोन में देखो प्रोस्टेट नाम से तो लग रहा है, LNG मतलब लिप्टाइजिंग है, ध्यान रखना है, नहीं मैं बता रहा हूँ खाली याद रखने के लिए। तो ये हो गए दोनों हार्मोन, और जो तुम्हारा कॉपर रिलीजिंग कौन सा हो गया, CU2 CU7 और मल्टीलोड 375। ये नाम है किनके, आयोडीज के, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा आयोडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये क्या करते हैं, स्पर्म को मार देते हैं, किल कर देते हैं। और कह रहा है विद द यूट्रस एंड द कॉपर आयन, इसमें कॉपर आयन भी होते हैं, कॉपर रिलीजिंग है तो। और कह रहे हैं ये क्या करेंगे, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइज कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी होती है, जाने की कैपेसिटी होती है, उसको कम कर देते हैं, और कम कर देंगे तो स्पर्म नहीं जा पाएगा। और कह रहा है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म फर्टिलाइज भी नहीं कर पाएगा। कह रहा था हार्मोन रिलीजिंग आयोडी इन एडिशंस मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। और ये अगर कह रहा है कि मान लो अगर स्पर्म पहुंच भी जाए और फर्टिलाइज कर दे, तो उस टाइम पे क्या नहीं होगा, इम्प्लांट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूंगा ये बात, जब तक अगर हमारी बॉडी में प्रोस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा तो हमेशा ही LH और इसका लेवल क्या रहेगा, लो रहेगा। और जब ये लो रहेगा तो हमेशा क्या होगा, इम्प्लांट हो ही नहीं पाएगा। पहले तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगले देखो कह रहा है आईओडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। इट इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। यानी कि सबसे यूज करने वाला मेथड कौन सा है, आईओडी इंडिया में। शायद हमको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी पढ़ा था एक खाली तो, लेकिन ये वाला मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्लियर हो बेटा। तो हमने 3 पढ़ लिए। अगला हम लोग पढ़ते हैं पिल्स के बारे में। आपको पिल्स भी पता होगा, नाम पता है आपको, पता होंगे ना, नहीं पता है लड़कों को पता है, सबको, मुकेश को बताया था क्या किस तरह दिया था, अरे गोलियां, हाँ टैबलेट उन्हें बोलते हैं पिल्स। कौन सी कह रहा है, कौन सी एडवांटेज 72 वाला उसको होती है, एडवांटेज 6 के लिए होती है, इसको डॉक्टर किस तरह पता है उसको, क्या और कौन सी होती है, और सेहरी टैबलेट आती है, कौन से सेहरी नाम से आती है, सेहरी आती है, कौन सी क्लिनिक पे रहता है वैसे ही, कहां रहता है, क्लिनिक रहता है, और भी आती है कॉपर टी वगैरह दवा, माला एंटी आती है ना, माला डी हाँ तो सही है। इसमें बता दें सब सारी लीक बताने वाला था। हालांकि ये पता होना चाहिए आपको, शायद माला हर दिन खाई जाती है ना, 21 दिन तक खाई जाती है, सब बताते हैं डॉक्टर। और जो सहरी आती है वो 7 दिन में एक बार खाई जाती है। और अनवांटेड 72 वो इमरजेंसी बिल होती है, एक बार नहीं इमरजेंसी होती है, वो इमरजेंसी कंडीशन में खाई जाती है, ठीक है। हालांकि अनवांटेड 72 का बहुत लोग उसमें भी करते हैं कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो एबॉर्शन के लिए यूज करते हैं, चुपके से खा ली और ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये टैबलेट होती हैं, तो इनको आप लोग देख लो, पढ़े चलो। कह रहा है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोस्टेरोन और प्रोस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। कौन यूज करता है ये मेल्स के लिए नहीं होती, मेल्स खा रहे, ठीक है ये फीमेल्स के लिए होती है, ठीक है। कहीं आप लोग सोच रहे हैं कि सर हर बात में कह रहे हैं कि मेल्स फीमेल मेल फीमेल, ये टैबलेट फीमेल्स के लिए होती है, ठीक है, मेल्स के लिए नहीं होती, पता है, ठीक है। अगले कह रहा है दे आर ह्यूज इन द
कह रहे दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पिल्स। कह रहे पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है, स्टार्टिंग प्रीफेरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कह रहा है बेटा यहाँ पे 21 डेज तक खाया जाता है ये टैबलेट, कौन सा, पिल्स, जो माला है टैबलेट है वो। और कह रहा है बेटा ए हाँ विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, सही। और अगले कह रहा है बेटा इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। मैं ऐसे बोलूंगा, हालांकि किताब में तो ये लिखा है कि जो पिल्स होता है वो खाना को नुकसानदायक नहीं ज्यादा, इसमें भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि खाना बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग खुद सोचो, हम किसी भी टाइप की अगर टैबलेट कोई खा रहे हैं और हम खा के अपने हार्मोन लेवल को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कोई हार्मोन सप्रेस कर रहे हैं, कोई हार्मोन बढ़ा रहे हैं अपनी बॉडी में, जब कोई खाना बंद करेगा तो उसको बाद में हमें 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। ये तब कोई दिक्कत नहीं है जब किसी को बाद में नहीं चाहिए बच्चा, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी को बाद में चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दो बच्चों के बीच में गैप करते हैं 3 साल के 4 साल का, अगर कोई गैप कर रहा है तो उससे टैबलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो समझदार हो, अगर हम किसी टैबलेट को बार बार खा के अपना हार्मोन लेवल इधर उधर कर रहे हैं और जब हमें चाहिए तो फिर वो इतना नॉर्मल नहीं हो पाएगा। और यही बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अब इनफर्टाइल रह रहे हैं, आपको तो शादी हो गई लेकिन वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन एक नहीं है, इसका रीजन मेल भी है और फीमेल्स भी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ कर लेते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं उनको डिसबैलेंस कर देते हैं। डिसबैलेंस का मतलब है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो हमारा पूरी बॉडी में अगर हार्मोन सेंसिटिव कोई पार्ट है तो वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स के लिए तो मैं कम बोलूंगा, लेकिन फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है, समझो 4 हार्मोन इन्वॉल्व हो रहे हैं खाली ये प्रेगनेंसी के लिए। और तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये ना तो तुम अनजान हो ना मैं अनजान हूं, कहीं ना कहीं ये सब एक बहुत हाई लेवल पे चीज चल रही है कि एक टाइम पे आके आपको बताया ये सब चीजें इतना ज्यादा हानिकारक होते हैं कि बाद में मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे प्रेगनेंसी होना बहुत कठिन हो जाता है। और ये इसका रीजन एक बहुत बड़ा है हार्मोन्स की कमी। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको, चलो इसको हटा के बात करता हूँ, मैंने कहा था एक बात आपको पहले ही बोल रही थी, शायद सबको पता होगा, मैंने कहा था कि हार्मोन्स का इतना बड़ा इफेक्ट होता है, जैसे मान लो आप सोते हो, आपको एक सुलाने वाला हार्मोन है और एक आपको जगाने वाला हार्मोन है। अब किसी का काम हार्मोन्स में होता हो तो और कुछ सुलाता हो वो अलग बात है, लेकिन मैं बता दूं आपको 90% लोग तो हार्मोन्स ही सोते हैं, ठीक है। हार्मोन जब आता है तो आपको नींद आएगी, जिसका नाम भी आपको पता होगा, मेलेटोनिन आता है तो आपको नींद आ जाएगी। और जब आपको पता है एक होता है सेरोटोनिन, जब उसका सीक्रेशन होता है तो आप लोग अपने आप से उठ जाओगे। और ये दोनों काम जो हमारा करता है सीटिक साइकिल, आपको पता है ग्लैंड करता है, इसका नाम क्या होता है, पीनियल ग्लैंड। मैंने कहा था एक ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड जो हमारा सीटिक साइकिल को देखता है। तो मैंने आपको उस टाइम ये बताया था, मैंने कहा आपका कुछ भी काम इधर उधर होता हो, लेकिन आप लोग एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना एक बात, तुम्हारा सोने का टाइम और उठने का टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि हम लोग, हमारे हार्मोन्स अगर डेली डिस्टर्ब होंगे, डेली अगर हम उठेंगे, जब मन हुआ सो गए, जब मन हुआ उठ गए, आज ज्यादा खुशी है तो ज्यादा टाइम तक जागना है, आज दुखी है तो सो गए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका एकदम अलार्म होना चाहिए कि अगर मैं 12 बजे सोता हूँ तो 12 बजे सो जाओ, चाहे कुछ भी हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। क्योंकि बेटा मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग, सब कुछ है उनके पास, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। और उन्हें नींद की करनी पड़ती है, टैबलेट लेनी पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं, अरे छुट्टी नहीं हुई है क्या आपको? इतने ऐसे लोग देखे हैं जो नींद के लिए क्या करना पड़ता है, टैबलेट लेना पड़ता है। और बेटा सोचो कितना उन्हें एक कप, उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? पहला मैं मान सकता हूँ टेंशन हो सकती है, एक रीजन हो सकता है, लेकिन दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना स्लीपिंग साइकिल बहुत बेकार कर लिया है। और
ये आपको लग रहा है कि यार क्या फर्क पड़ता है? बेटा मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो आदमी का स्लीपिंग साइकिल बहुत बेकार होगा वो आदमी मेल या फीमेल अपना 100% एक जो होता है काम में एफिशिएंसी दिखाना वो कभी नहीं दिखा पाएगा। उसे लग रहा है कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन वो जाग नहीं रहा है, उसका मन ही नहीं लगा किसी काम में। और जो लोग बहुत एक्टिव होते हैं ना, जिन्हें पता होता है कि मुझे दिन में सोने को नहीं मिलेगा, मुझे इतना काम करना है तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, तो उनका सबसे अच्छा जो साइकिल होता है वो सोने का होता है। आपने देखा होगा कोई मान लिया एक डीएम पोस्ट पे है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा कि वो सोचो आज मजे मजे में टीएम तक कर लिए। उसे पता है 100 बजे कहती ऑन ड्यूटी जाना है और उसे एक्यूरेट टाइम पे उसका बेल बजेगा, फोन जब जाएगा वो सो जाएगा। तो आप स्टूडेंट हो, आपको ही करना चाहिए अगर आप 100% एक्यूरेसी चाहते हो कि हमारा मन लगे पढ़ाई में। अब आपका क्या रहता है कि आप जो बच्चे कहते हैं नहीं दिन में यार कभी किताब खोली तो नींद आने लगी, जब नींद आई सो गए, ऐसा मत किया करो। आपको पता है कि मुझे अगर 6 घंटे सोना है 6 घंटे सोऊंगा, उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं होऊंगा और उसके बाद मुझे जो काम करना है वो करूंगा। सही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सोचो ये हमारा स्लीपी साइकिल अगर इतना परेशान कर सकता है हमको, और मैंने जब बोला है कि आपको रिप्रोडक्शन तो आपका पूरा हार्मोन रिलीज होता है, तो वो कितना डिस्टर्ब होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल सब कुछ रखने के लिए हमें नॉर्मल लाइफ को भी जीना पड़ेगा। और ये सब कब आता है? जब आप लोग समझदार, जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तभी तो आप समझ में आएगा, वरना आप लोग को क्या पता कि होगा, देखा जाएगा, बात की बात है, लेकिन बात की बात नहीं है। ये सब आपको फेस करना पड़ेगा, ये सब चीजें समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना। अगले तो कह रहे 7 days it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception, they inhibit ovulation। ये क्या करते हैं टैबलेट? ओव्यूलेशन नहीं करवाते हैं और दूसरा इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। तो कह रहे हैं एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज एंटर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। लिखा है यहाँ पे, मतलब कम साइड इफेक्ट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं कब बोलना चाहता है जब किसी को द्वारा से करना होता है तो उसकी ज्यादा हो सकता है। कह रहा है बेटा एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। सहेली एक टैबलेट का नाम है द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इट इज अ वंस अ वीक, ये एक वीक में रहती है, पिल्स विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो मुझे जो टैबलेट से लगती है वो कौन सी है? सहेली, जिसमें खाली एक सप्ताह में एक बार खाई जाती है। बात बताऊं क्या दिक्कत है एक सप्ताह में एक बार खाने में? और ये टैबलेट बहुत अच्छी है, मतलब इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है और साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कम है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले क्या कह रहे हैं देखो यहाँ, और भी वो लेख कर रहा है प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन द कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट अंडर द स्किन। एक तीली जैसा आता है कुछ, अगर उसको हम स्किन के अंदर क्या करेंगे? इम्प्लांट कर देंगे, तब भी उस टाइम पे भी हार्मोन हमारे क्या रहेंगे? बॉडी में ज्यादा रहेंगे। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ऐसा भी कुछ करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि इंजेक्शन भी देते हैं इन्हीं का हार्मोन्स का, तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। और बेटा कह रहा है इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or causal unprotected intercourse। अब ये कह रहा है कि अगर मान लिया किसी का कोई रेप केस होता है या किसी ने कह रहा है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया है और उसे बाद में ध्यान आया ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसने मान लिया दिन काउंट किया तो गड़बड़ बैठ रहा है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी बिल भी आती है, जैसे इसका नाम बताया था अभी अनवांटेड 72। ठीक है। उससे क्या होता है? इससे बचा जा सकता है, लेकिन उसका यूज पता है लोग कब करते हैं? हाँ सर पता है। कब करते हैं? लगभग 15 के अंदर नहीं करते हैं। अरे बहुत लोग ऐसे होते हैं प्रेग्नेंट हो जाती है कोई फीमेल तो करते हैं उसका यूज। नहीं पहले करना चाहिए उसका, लेकिन हाँ बाद में करते हैं तो नुकसान भी जाते हैं। नुकसान नहीं करती, बहुत बड़ा नुकसान करती है भाई। बाद में क्या होता है? किसी फीमेल को पेन्स होते हैं, उल्टियां आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो ये समझ गया बेटा। अगले आता है एक मेथड, इसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड। क्या बोलते हैं? और सर्जिकल मेथड होता है वो होता है परमानेंट मेथड। कैसा होता है? परमानेंट का मतलब है, बोलो मत बेटा कोई भी। हाँ हिंदी में होते हैं नसबंदी, अब तुम बता ही रहे हो मेरा इतना चाहिए।
आपको यकीन नहीं आएगा, आप लोग पता है इस चैप्टर जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बड़े शांत बैठे हैं, मुझे ठीक है, मुझे समझता हूँ कि अलग कुछ बच्चे गाँव के भी हैं यहाँ पे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं है, सही है? तो आपको शांत बैठे रहते हैं ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सुन रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है ना। मैंने बहुत ऐसे विज्ञानों पढ़ता था तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो मेरे फ्रेंड्स मान लो या फिर और बच्चे मान लो ऐसे क्वेश्चन करते थे जो नॉर्मली टीचर नहीं समझता है क्या क्वेश्चन कर रहा है, मतलब वो भी समझ आता, लेकिन बताना था कि वैल्यू पढ़ रहे हैं हम लोग। और दूसरा जैसे सपोज जैसे नीट में पढ़ाता हूँ कुछ में, तो फिर वहाँ जितनी मुझे लगता है मुझे नॉलेज नहीं थी उतना नॉलेज में बच्चों से मिल जाती है। वो मुझे बताते रहते हैं सर ये आपको पता नहीं है, ये ऐसे भी सही कर सकता है, ये ऐसे हो सकती है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। जितनी मुझे जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ इसमें से मुझे 50% है, 50% मतलब किताबों से पढ़ा हुआ नहीं है। उसके बाद जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि सब किसने बताया, बच्चों ने। मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बहुत आराम से बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि ठीक है इतने ठीक है, ज़्यादा तो बच्चे फिर क्या सोचने लगते हैं ना। तो इसीलिए मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ लगभग मुझे कि इतना ज़्यादा मुझे ये पता है वो पता है ऐसे ये सब वो सब, तो सब अच्छे बताते हैं मुझे कि सर ये भी होता है, ये भी डिवाइस आती है, ये भी ऐसा होता है। जैसे मैं एक चीज़ नहीं जानता था वो आपको बताऊँ, आपने वो एक अभी मैं ध्यान नहीं आता है वो यहाँ पे एक नाम पढ़ा था हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हो, रिप्रोडक्शन पढ़ा था जो वो लिखा था जब हाइमन ब्रेक हो जाता है तो किसकी वजह से हो जाता है, बोलो आपको। एक तो हॉर्स राइडिंग लिखा है वहाँ पे, एक साइकिलिंग लिखा है, एक इन्फेक्शन लिखा है, एक कुछ और लिखा है, कुछ कप लिख करके लिखा है ना, कप कोई ध्यान नहीं है, मैसेज ध्यान नहीं आ रहा है, समझ अरे जहाँ पे लिखा है सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो, बताओ आप लोगों ने बताया अंदर इंसर्ट करते हैं ना। हाँ वो क्या लिखा है, ध्यान नहीं आ रहा है वो सॉरी टैम्पोन होता है, मैं बिल्कुल नहीं जानता क्या होता है, सही है। और इसका ये क्या होता है, कैसे यूज होता है, मुझे एक मतलब एक मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर ये ऐसा होता है और इसको ऐसे यूज करते हैं, मतलब ये सब आराम से एक्सप्लेन किया था उसने। और मैंने क्योंकि मुझे जानने की इच्छा कर रही थी यार कि किसी, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ मैं गूगल पे नहीं देखा, गूगल देख सकता था, लेकिन मैं सही बताऊँ आपको मुझे गूगल के ज्ञान भरोसा नहीं होता है, मुझे कई सारे फेक ना बोलते होंगे बात, जैसे यूट्यूब पे बहुत चीजें ऐसी होती है फेक होती हैं, आप लोग देख तो लोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आता है। जिसने वो मजा तब आता है जब कोई यूज किया हुआ इंसान बताए कि सर ऐसे होता है। ये आप लोग को क्या लगता है, ये कोई नॉलेज ऐसा नहीं कि मैं खाली ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ, बेटा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है आज के लिए, और ये मेल्स के लिए बता रहा हूँ फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते तो जो समझो। अब टैम्पन करना मैं बिल्कुल नहीं जानता होता क्या है, मैंने खाली पढ़ा था बस, और मैंने किसी जगह मीट में याद कर दिया था कि क्वेश्चन आएगा तो ये लगा दूंगा। लेकिन जब मैंने एक बच्चे से पूछा मैंने ये क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत खास टाइप के होते हैं, मतलब उनसे कुछ भी पूछ सकते हो तो बता देते हैं, तो उसने बताया हाँ समझे तो इस तरह होता है। तो ऐसी मुझे बहुत सारी चीजें बता दें। चलो देखते हैं बेटे, यहाँ पे देखो ये कह रहा है, यहाँ देखो ये कह रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड। क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। आपको मैंने एक बात बताई थी, कल ही बताई थी, मैंने कहा था सर्जिकल मेथड लगभग वो लोग ये पता होता है कि फीमेल्स कराती हैं। कौन कराता है, फीमेल। बेटा बहुत मतलब आप लोग, और 90% मुझे लगता है ऐसा कि जो मैंने देखा है अभी तक वो ये देखा है, 90 का 100% देखा है मैंने तो, कि मेल फीमेल्स नहीं कराया है, जब भी कराया है फीमेल्स कराती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, लेकिन बेटा साथ में लिखा देखो वैसेक्टोमी भी होती है, यानी कि मेल्स भी करा सकते हैं ये ऑपरेशन, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब कट किया जाता है और मेल्स में बास डिफरेंस को। अच्छा एक बात और बच्चे सोचते हैं बहुत चीजें कि सर अगर ये ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी हो जाए तो क्या, जैसे फीमेल में लगता है कि ब्लीडिंग नहीं होगी या मेल में लगता है फीमेल ब्लीडिंग नहीं होगा, खाली वो उसमें गैमेट नहीं होगा। गैमेट का मतलब जैसे फीमेल में एग नहीं होगा और मेल में स्पर्म नहीं होंगे, बस खाली इतना होगा, बकाया सब कुछ होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको पता है इसको कट करके बांध दिया जाता है और बांधने के बाद एक परमानेंट मेथड होता है। दूसरे एक बार बताऊं, अगर किसी ने मान लिया ये करवाया है और उसके बाद धोखे से बच्चा हो गया तो बेटा आप केस कर सकते हो, केस उस हॉस्पिटल को कर। ऐसा केस कानपुर का है जो मुझे पता था, नॉर्मली मतलब रियल वाला केस बता रहा हूँ।
एक थे कपल, उन्होंने करवाया और उसका उनका बच्चा हो गया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है डॉक्टर की, अगर हम परमानेंट मेथड करवा रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अभी गांव के लोग तो ना काम चला लेंगे, चलो ठीक है यार एक बच्चा हो गया तो क्या दिक्कत है, कमाई खा लेगा, ऐसा ना वो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, आइसोलेटेड लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर मान लो ये बात मुकेश अंबानी सोचने लगे तो कैसे उसका काम चलेगा कि 2 के जगह 3 बच्चे हो जाए, पता है आपको? अगर 2 बच्चों में जैसे मान लो गौतम अडानी है, मान लो उसका एक लड़का है, वो टॉप पे चल रहा है इस टाइम, अगर जहां 2 गए तो वो टॉप 50 से भी अंडर आ जाएगा। चल नहीं पाता पैदल, सुन तो पहले, टॉप 50 से अंडर आ जाएगा। अब सोचो उनके लिए एक बच्चे की वैल्यू कितनी होती है। हम लोग चलो ठीक है फिर भी मान लेते हैं। तो ऐसा ही केस हुआ था एक पीली वो कानपुर में। हाँ टाइम नहीं हुआ है, फिर जाओ 5 मिनट। तो पता क्या हुआ, उसने हॉस्पिटल में केस किया, तो उस हॉस्पिटल ने उस बच्चे की शादी तक की जिम्मेदारी पूरी ली थी। वो बच्चा कहीं पढ़ सकता है, वो बच्चा लड़की हुई थी और लड़की कहीं भी शादी कर सकते हैं, वो पूरा खर्चा कौन उठाएगा? हॉस्पिटल उठाएगा। हॉस्पिटल उठाया क्योंकि उनके पास सारे सबूत थे। लेकिन अगर हम लोग आजकल क्या होते हैं, अगर करवाया भी किसी ने तो क्या सोच लेके आते हैं डॉक्टर अस्पताल से, और लेके जाते तो अगले दिन सही देखने का क्या काम हो गया। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रखते हैं कि हमने कहाँ से करवाया। अगर देखा जाए तो हमको पता है, कभी भी आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे से मान लो ऑपरेशन करवाने जा रहे हो, आप लोग साइन करने के लिए बहुत जगह बोलते हैं, वो बेटा आपको पता नहीं है उसमें क्या क्या लिखा होता है, पढ़ के देखना। पढ़ा मैंने, वो तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी भी थोप देते हैं सारी जिम्मेदारी कि अगर कितनी है? किसी की माँ को ये भी लिख देंगे अगर हमारी गलती वजह से तुम्हारा डेथ हो जाए तो वो भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और तुम उसमें भी साइन कर दोगे। उसमें लिखते हैं पता अगर नहीं मरीज को कुछ हो रहा है तो अपने मरीज का स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। हाँ, सोचो तो हम क्यों, जब हमारे साथ कोई घटना घट रही है, अगर हम रिलेटिव में हॉस्पिटल करवाए तो हम तो नहीं कर सकते, उनसे कर सकते हैं सब कुछ। चलो अगर देखो बेटा ये पढ़ो फिर उसके बाद जाना, अभी बहुत भागो। तो यहाँ देखो बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल रुक जाओ थोड़ी देर। बेटा कह रहे हैं ये सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं इसको, कि इसके बाद आप नहीं कर सकते बच्चे। अगर किसी को इमरजेंसी जाना है, कोचिंग है या फिर कुछ बस है या रोडवेज है तो हो जा सकता है खाली, बकाया 5 मिनट रुको खाली बस। अगर किसी को नहीं जाना है, घर जाना है तो रुके रहो। कह रहा है बेटा आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इतनी ये पूरी तरीके से प्रेगनेंसी को खत्म करने का मेथड होता है कि अब इसके बाद अब आप सो मत करो, रुके रहो, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये प्रेगनेंसी को रोकने का पूरी तरीके से मेथड है ये, अब पूरी तरीके से टर्मिनल है। अगले क्या है, सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। बेटा बोलो मत आप लोग। कह रहा है स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर द मेल इज कॉल्ड, मेल में क्या बोलते हैं उसको? अच्छा इसको हम कैसे रखते हो? वैसेक्टोमी मतलब बात है, और ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब, फैलेबल ट्यूब। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है वैसेक्टोमी बोलते हैं मेल्स के लिए, और कह रहा है फीमेल के लिए बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी a small part of the vas deferens is removed or tie up the through a small incision on the scrotum। और कह रहा है अगर हमें vas deferens कट करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्रोटम में छोटा सा कट लगाना पड़ता है और वहां से कट हो जाती है। कह रहा है बेटा whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tie up through the small incision in the abdomen or through vagina। कह रहा है these techniques are highly effective but their reversibility is very poor। इसका देखो इसमें डर तो बिल्कुल नहीं, जीरो है, लेकिन रिवर्सल बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चाहे बच्चे हो जाए तो वो प्रॉब्लम, हालांकि हो जाता है अगर चाहो तो ऐसा हो सकता है कि वो हम ठीक कर भी सकते हैं, डॉक्टर्स मतलब दोबारा से ऑपरेशन करके उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। क्या इट नीड टू एम्फसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट यूज शुड ऑलवेज बी undertaken in a consultation with qualified medical professionals। हमें हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके करना चाहिए ये सब। और कह रहा है one must also remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of reproductive health। जो कह रहा है सब ये कह रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव अगर डेली यूज कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम रहेगा थोड़ा सा कंपेयर टू अदर। और कह रहे हैं इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट इन कंसेप्शन प्रेगनेंसी। वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। ये कह रहे हैं हम तभी इसे यूज करना चाहिए जब हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो कि बच्चे में डिले करना है 2 बच्चों में,
या डेली प्रेगनेंसी जानते हैं कुछ लोग, तब यूज करना चाहिए। कह रहे हैं बेटा नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाउएवर दे आर पॉसिबल, इनमें कुछ हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे क्या क्या है देखो, कह रहे हैं जैसे नोजिया, नोजिया जानते हो हम लोग क्या होता है? नोसिया है सर, नहीं सर, क्या यार उल्टी मतलब ऐसा लग रहा है कि उल्टी यार उल्टी नहीं, वोमिटिंग आना, ठीक है, वोमिटिंग आने के लगता गांव है। वाली भाषा में बोलिए क्या? और दूसरा क्या है? एब्डोमिनल पेन। हाँ, एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या होता है? पेट दर्द हो सकता है। कह रहे हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और कह रहे हैं तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, हमें इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, समझ गए? तो कल से हम लोग पढ़ेंगे एमटीबी के बारे में, और ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, और कल चैप्टर साथ खत्म हो जाएगा। इसमें बचा क्या है? हाँ कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। क्योंकि ये भी पेन होंगे ना, हमसे एक दूसरे के आधार से पैसे तो निकाल लेगा। पैसे निकाल देंगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा।